हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मीनिया क्लासेस में। स्टूडेंट, आज से हम यूके बोर्ड क्लास 10th साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आज हमारा पहला दिन है और इसमें हम आपकी साइंस में पहले आपके साइंस में इसके प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं इन्हें सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि हमने इस क्वेश्चन पेपर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग देयर मार्क्स। स्टूडेंट, जो आज क्वेश्चंस हम आपके लिए लाए हैं वो क्वेश्चंस हैं आपके सारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मनुष्य के शरीर की उस ग्रंथि का नाम लिखिए जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करती है। बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे मनुष्य के शरीर की उस, ठीक है, उसे नहीं उस है। तो मनुष्य के शरीर की उस ग्रंथि का नाम बताना है जो कि हार्मोन और एंजाइम दोनों ही स्रावित करती है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका अग्नाशय। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? अग्नाशय। ठीक है, तो अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो कि क्या करती है, हार्मोन और एंजाइम दोनों को ही स्रावित करती है। ठीक है, तो अग्नाशय को हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। अब मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है, हम इसे मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करती है, हार्मोन्स एंड एंजाइम दोनों ही स्रावित करती है, इसलिए इसे हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, क्या है? अग्नाशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्या है क्वेश्चन आपका? कठोर जल को मृदु जल के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कठोर जल को मृदु करने के लिए कौन से सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? वो है आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या है? यहाँ पे मैं इसके लिए आपका आंसर लिख देती हूँ। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट एक ऐसा यौगिक है जो कि क्या करता है, कठोर जल को मृदु करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जब आप इसका आंसर पढ़ते हो, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट आपने पढ़ा, तो आपको इस सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है क्या? Na2CO3। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट एक ऐसा यौगिक है जिसके द्वारा हम कठोर जल को क्या कर सकते हैं, मृदु कर सकते हैं। और सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3। ठीक है, तो इनके नाम के साथ साथ आपने इनके रासायनिक सूत्र भी याद करने हैं। ठीक है, ये है आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देना कि हमसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये सिर्फ 1 मार्क्स में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है इसका एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे सिर्फ उदाहरण देने के लिए कहा है, तो इसके उदाहरण में हम क्या करेंगे, कोई भी एक रासायनिक समीकरण लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे HCl प्लस NaOH, एरो लगाना है। फिर NaOH जब इन दोनों की अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलता है, NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो देखिए, अब आपसे ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, सिर्फ उदाहरण पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, ओनली इसका इक्वेशन लिख लेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले आप उदासीनीकरण अभिक्रिया की जो परिभाषा है उसे लिखेंगे। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया की जो परिभाषा है वो क्या होती है?
अम्ल तथा क्षार की वह अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनना कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन में देखिए तो जो ये HCl है इसे आपको पता होगा कि क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये क्या है? एक अम्ल है। ठीक है, ये एक अम्ल है। NaOH आपका एक क्या है? क्षार है। तो ये अम्ल और क्षार जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक तो लवण मिलेगा और दूसरा जल। जल का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है? H2O। ठीक है, तो जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? लवण और जल। ठीक है, तो जब 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपने क्या करना है? सबसे पहले इसकी अभिक्रिया का परिभाषा लिखनी है, जो कि क्या है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर हमें जल और लवण मिलता है। ठीक है, ये उसके बाद आप क्या करोगी? इसकी 1-2 इक्वेशंस लिख के इसका उदाहरण लिख दोगे। ठीक है, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं लिख देनी है। लेकिन अभी हमसे सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा है तो हम यहाँ पे ओनली इसकी इक्वेशन लिखेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेल के अपवर्तन का नियम लिखिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि स्नेल के अपवर्तन का नियम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ये जरूर आता ही आता है आपके एग्जाम में। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण, आपतन कोण जो होता है इसकी ज्या, आपतन कोण की ज्या और आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन, अपवर्तन कोण की ज्या। ठीक है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। ठीक है, तो समझ में आया? स्नेल के अपवर्तन का नियम क्या किसे कहते हैं? जब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो नियतांक होगा तो वहां पे आपका कौन सा नियम फॉलो होगा? स्नेल के अपवर्तन का नियम फॉलो होगा। ठीक है, इसको हम एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, आपको बताती हूँ। इसको यहाँ पे से मैं इरेज कर देती हूँ। देखो, हम इसको, आप इसकी डेफिनेशन भी लिखोगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से समझा रही हूँ, लेकिन आपने क्या करना है? इसको इसकी परिभाषा भी लिखोगे पूरी। इसको इस तरीके से, जैसे कि हमने क्या बोला था? आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या को आप डिनोट करोगे किससे? साइन आई से। ठीक है, किससे डिनोट करोगे? साइन आई से। ये इसका आंसर है। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ध्यान देना। आपतन कोण की ज्या को हम डिनोट करते हैं साइन आई से और अपवर्तन कोण की ज्या को हम डिनोट करते हैं साइन आर से। ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो क्या होता है? नियतांक होता है। नियतांक होता है, नियतांक होता है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। ठीक है, आपने सुना होगा, ये म्यू इसका क्या होता है? सिंबल होता है। ठीक है, तो इस आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो क्या होता है? नियतांक होता है। ठीक है, तो ये है आपके क्वेश्चन 4 का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? स्पष्ट न्यूनतम दूरी पूछा। तो जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना होगा कि इसकी जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 25 सेंटीमीटर क्या है? न्यूनतम है। लेकिन अगर आपसे इस न्यूनतम के बजाय अधिकतम पूछा जाए तो अधिकतम क्या होगा इसका? अगर न्यूनतम के बदले आपसे अधिकतम पूछा जाए तो अधिकतम के लिए अधिकतम दूरी आपकी क्या होगी? अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सामान्य मानव नेत्र है वो क्या कर सकता है? 25 सेंटीमीटर से
अनंत तक 25 सेंटीमीटर की दूरी से अनंत तक बिना किसी परेशानी के साफ देख सकता है। ठीक है, तो उसकी जो दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है और जो अधिकतम दूरी होती है वो अनंत होती है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उस युक्ति का नाम बताइए जो चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, तो वो युक्ति क्या है जो विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है, उसे हम बोलते हैं बैटरी या फिर आप कह सकते हैं सेल। ठीक है, तो एक ऐसी युक्ति बैटरी और सेल एक ऐसी युक्ति है जो कि क्या करती है, चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। अब यहाँ पे आपको विभवांतर क्या होता है ये पता होना चाहिए, है ना। तो विभवांतर क्या होता है विद्युत परिपथ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगी, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे एक है प्लस क्यू आवेश, यहाँ पे पॉइंट बिंदु एक हो गया। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब आवेश ले जाया जाता है, ठीक है, विद्युत परिपथ में आवेश को एक बिंदु से, ये पहला बिंदु हो गया आपका, ठीक है, इस बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे विभवांतर का जो सूत्र है वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है विभवांतर का। उससे पहले आप देखिए, जो ये विभवांतर है, विभवांतर को हम V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं विभवांतर को। ठीक है, विभवांतर को V से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है V W अपॉन Q। ठीक है, जहाँ W आपका क्या है, W है कार्य और Q है आपका आवेश। क्या है Q? आवेश। ठीक है, और इसका जो वो होता है एसआई मात्रक होता है, वो होता है वोल्ट। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है, मात्रक है वोल्ट। ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो विभवांतर किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो आवेश ले जा आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना विभवांतर कहलाता है, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी कि W आपका कार्य होता है और Q आपका आवेश होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे जो इसकी युक्ति होती है, जो इसकी युक्ति होती है, जो चालक के सिरों में विभवांतर बनाए रखने में मदद करती है, वो होती है बैटरी या फिर सेल। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, मनुष्य के शरीर, अच्छा सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है तो इसे हम छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन आपने अभी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था ना, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है, इसको रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, मानव रक्त में पाया जाने वाला श्वसन वर्णक। ठीक है, तो मानव रक्त में पाया जाने वाला श्वसन वर्णक का नाम बताना है, तो वो क्या है आपका, हीमोग्लोबिन। आप सभी ने सुना होगा, हीमोग्लोबिन क्या है, एक श्वसन वर्णक है जो कि इसमें पाया जाता है, मानव रक्त में पाया जाता है। ठीक है, जो ये हीमोग्लोबिन है ये हमारा पाया जाता है किसमें, आरबीसी में। आरबीसी को आप बोलोगे रेड ब्लड सेल, या फिर हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसका है लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक हो गया। तो रेड ब्लड सेल में हमारा क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि क्या करता है, इसका काम पता है किसी को? हीमोग्लोबिन जो है ये क्या करता है, हमारे फेफड़ों से, ठीक है, हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये है हमारा मानव रक्त में पाए जाने वाला जो श्वसन वर्णक होता है, ये होता है हीमोग्लोबिन, जो कि कहाँ पाया जाता है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखना है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है आपका CaCO3। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है CaCO3, जो कि किसका सूत्र है, संगमरमर का सूत्र है। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, कार्बन के दो अपर रूपों के नाम लिखिए। ठीक है, तो कार्बन के दो अपर रूप कौन कौन से हो गए, कार्बन के जो अपर रूप हैं, फर्स्ट है आपका ग्रेफाइट और सेकंड है आपका यहाँ पे हीरा। ठीक है, तो ये दो क्या है, आपके कार्बन के अपर रूप हैं, और जो ये हीरा है ये सबसे कठोरतम अपर रूप कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे सबसे कठोर अपर रूप, कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप या सबसे चमकीला अपर रूप पूछा जाए तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, आंसर हीरा बोलोगे। ठीक है, तो बच्चों ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे, जो कि आपके किस में आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, ये सारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने बताया था, कौन सा क्वेश्चन थर्ड, ये कभी कभी आपके क्वेश्चन मार्क्स 2 में भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको अभिक्रिया की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। अगर आपसे अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण दोनों पूछा जाएगा तो आप इसको, तो ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसकी परिभाषा भी लिखनी होगी और इसका एग्जाम्पल भी लिखना होगा। लेकिन अगर एक ही मार्क्स में पूछा जाएगा तो ओनली इसकी अभिक्रिया लिखकर आप छोड़ दोगे। ठीक है, तो ये थे हमारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बने रहिए इसी तरीके से हमारी क्लास में। और जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक करना, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।